हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। हम आज स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 9, जिसमें आपका ज्योग्राफी आपका कंटिन्यू चल रहा है। आपका ये क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पार्ट चल रही है और इसमें आज चैप्टर 9 आपका है शीतोष्ण घास स्थल में जीवन। ओके, आज हम इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो शीतोष्ण घास स्थल है वहाँ पे किस टाइप का जो घास होता है, किस टाइप का है वहाँ के जो घास मैदान है, जैसे आपका प्रेयरी घास आप सुने होंगे नाम, शीतोष्ण घास स्थल, यानी इन सब चीज़ों को आज क्या करेंगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ का जो जीवन है किस टाइप से है, ओके, ये सब चीज़ को हम क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। हमने इसको पिछले चैप्टर में भी कुछ घास स्थल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि पढ़ भी चुके हैं कि घास क्या कौन कौन से घास हैं, जैसे आपका पैम्पास है, प्रेरी है, वेल्ट है, शवाना, कंपोज, लानोस, इस तरह के हमने क्या किया नाम को पहले भी पढ़ा है, देख चुके हैं। इस चैप्टर में 2 टाइप के घास स्थल हैं, हम इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ की वनस्पति, जलवायु, जीवन, जीव जंतु, इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे वन क्या होता है, वन क्या है। ठीक है, हम किसको वन कहेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप ध्यान देना, जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं ना, यह ध्यान देना, जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति हो हम उन्हें क्या कहेंगे, वन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर क्या हो, मेन जो मुख्य वनस्पति आपका क्या हो, पेड़ हो, उसे हम वन के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से जिन प्रदेशों के पादप जीवन में मुख्य रूप से घास की अधिकता होती है और जहाँ पर क्या हो, घास का मुख्य रूप से क्या हो, घास हो वहाँ पर, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, घास स्थल के नाम से जानेंगे। पृथ्वी का जो सतह है वो कम से कम आपका 1/4 हिस्सा घास स्थल है। यहाँ जो पनपने वाले पौधे हैं, पौधों के प्रकार, यहाँ की जलवायु व यहाँ की जो मिट्टी है उस पर निर्भर करती है। ओके, और जो घास स्थल के निर्माण में जलवायु का क्या है, आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, भूमिका है। इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को बांटा गया है। देखा जाता है कि जहाँ की जलवायु जैसी होगी वहाँ पर क्या होंगे, उस टाइप के घास स्थल होंगे। जैसे इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया आपका, जैसे आपका शीतोष्ण और सेकंड आपका क्या है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। इसको आपको 2 भागों में बांटा गया है। आप एक चीज़ ध्यान देना कि इसमें जो आपका घास स्थल है, ये घास स्थल में घास के साथ क्या होंगे, कुछ पेड़ भी होंगे। इसमें क्या बताया गया आपका, वहाँ पे मुख्य रूप से घास होगा, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है कि जहाँ पर घास होगा तो सिर्फ घास ही रहेगा, वहाँ पर पेड़ नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घास के साथ वहाँ पर क्या होंगे, कुछ पेड़ भी होंगे। सेकेंड आप ध्यान देना, पृथ्वी की सतह का 1/4 हिस्सा घास स्थल से ढका हुआ है। कितना, पृथ्वी की सतह का 1/4 हिस्सा। इस चीज़ को आप ध्यान देना क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये बेसिक्स क्वेश्चन है। ओके, आगे हम देखेंगे इसमें सबसे पहले जो 2 टाइप से जो आपके घास स्थल है उनके बारे में हम समझेंगे। और इसमें हमने पहले भी देखा है, जैसे आपका क्या क्या आएगा, देखो शीतोष्ण घास स्थल में देखेंगे, इसमें आपका आएगा पंपास है, प्रेरी है, वेल्ट है, स्टेपी है। ओके, उष्णकटिबंधीय घास स्थल में आपका शवाना, कंपोज, लानोज, यानी जो जिस टाइप के वहाँ के क्षेत्र होंगे उस टाइप के वहाँ पे क्या होंगे, घास स्थल है। हमने इस सबको जो नाम है, ये सब नाम है, हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है। आप लोग अगर पढ़े हो तो आपको पता होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हम न्यू न्यू नाम पढ़ रहे हैं कि आपको सुनने में अजीब लग रहा है, बिल्कुल नहीं है। हमने पिछले चैप्टर्स में क्या किए, इसको पढ़े हैं, ठीक है। आपको ये नाम को आप सुन रहे होंगे तो ऐसे नहीं लग रहा होगा कि ये नया है, जैसे समाना है, कंपोज है, लानोस है। ओके, आगे हम देखेंगे इसमें प्रेरी घास स्थल। प्रेरी घास स्थल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें बताया गया आपका कि जो उत्तरी अमेरिका में स्थित शीतोष्ण घास स्थल, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में स्थित शीतोष्ण घास स्थल है। इसके अधिकतर भाग में क्या होते हैं, वृक्ष नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। यहाँ पर अधिकतर भाग में क्या है, वृक्ष नहीं है। नॉर्मल आप घास स्थल आप देखोगे तो वहाँ पर में क्या होंगे, आपका वृक्ष, घास के साथ वृक्ष भी पाए जाते हैं, है ना। घास के साथ क्या हुआ, वहाँ पर वृक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताई स्टार्टिंग में। मगर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। नदी घाटियों के पास
घास के साथ वन भी पाए जाते हैं। लगभग यहाँ के जो घास हैं, घास की ऊंचाई आप ध्यान देना, घास की ऊंचाई लगभग आपका 2 मीटर तक घास स्थल पाए जाते हैं। ये एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है, आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। जो घास की ऊंचाई है कितनी है, तो 2 मीटर तक ऊंची घास की यहाँ की भूदृश की प्रधानता है प्रधानता है। ओके, और इसलिए घास का इसे सागर भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में आपका ये पूछा जाता है कि प्रेरी घास स्थल को घास का सागर कहा जाता है या नहीं। मतलब मैं तो आपको क्वेश्चन के साथ आंसर दोनों ऐड करके दे दी। ऐसे नहीं पूछेगा कि कहा जाता है या नहीं, घुमा के पूछा जाएगा कि आपका कि प्रेरी का घास स्थल है, ये तो आपको पता होगा अगर आप पढ़ेंगे तो ये क्या आपका घास का सागर किसे कहा जाता है। अगर एग्ज़ाम में आता है आपका ये क्लियर होना चाहिए कि प्रेरी घास स्थल को ही घास का सागर कहा जाता है। ठीक है, इसको रटना नहीं है, समझना है। आप पढ़ोगे तो आपको 1-2 बार सुनोगे वीडियो या रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको याद हो जाता है कि चीज़ें जो मेन है। ठीक है ना, तो याद रखना प्रेरी घास स्थल को घास का सागर कहा जाता है। आगे हम देखेंगे, इसमें मैप में अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पर है प्रेरी। ठीक है, मैं बता रही हूँ, आप मैप में देखते जाना। यहाँ पर ये सबसे पहले आप ध्यान देना, इसमें ये रहा आपका जो भाग है, इधर देखिए। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना, ये क्या है आपका उत्तरी अमेरिका का मैप है ये। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का मैप है ये, और बीच में आप ध्यान देना यहाँ पर ये वाला भाग। ठीक है, ऐसे करके है ये, है ना, 1 सेकेंड। ये रहा आपका। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कलरफुल वाले जो आप एनसीईआरटी बुक्स अगर आप पास है तो आप उसमें अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये येलो वाला भाग है। ठीक है, ये कौन सा भाग है, तो येलो कलर का भाग है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रेरी का क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है आपका प्रेरी का क्षेत्र है, इस चीज़ को आप ध्यान देना। और आपका उत्तरी अमेरिका क्या है, आपका एक महाद्वीप है, इसमें बहुत सारे देश आते हैं। एग्जाम्पल में आप देखोगे तो यहाँ पर कनाडा है, मैक्सिको है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। अधिकतर क्या आपका प्रेरी का अधिकतर क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, प्रेरी का क्या अधिकतर क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और कुछ हिस्सा कहाँ पर है आपका, तो कनाडा में है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। आपको याद रखना है कि यहाँ पर प्रेरी 2 देशों में है। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आपका ये चीज़ यानी बेसिक चीज़ है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। क्या है आपका ये यूएसए, आपका कनाडा, और प्रेरी में पश्चिम में रॉकी पर्वत है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, यानी ये कितने देशों में बटा है, तो 2 देशों में, यूएसए और क्या है आपका कनाडा। ठीक है, प्रेरी के पश्चिम में रॉकी पर्वत है, पूर्व में क्या आपका ग्रेट लेक है। ठीक है, क्या है आपका प्रेरी के पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक। और आपका इसमें क्या है, देखो यहाँ पर यूएसए में एक नदी है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एक नदी है ये मिसिसिपी। ठीक है, यूएसए में एक नदी है, क्या है आपका ये मिसिसिपी नदी है। इसकी सहायक नदी प्रेरी से होकर गुजरती है, और कनाडा वाले भाग में जो नदी है वह है आपका क्या है आपका ये सास्केचुआन करके है। ठीक है ना, सास्केचुआन ये एक नदी है जो कि ये सहायक नदियाँ हैं, कनाडा के प्रेरी वाले क्षेत्र से होकर ये सब गुजरती हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे, इसमें आपका यहाँ पर जो साइड में दिया गया है प्रेरी घास मैदान, जिसमें आपका बताया गया है। देखो क्या आप जानते हैं, जब भी ये दिया रहे आपको इसको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, बताया गया आपका ये प्रेरी के घास मैदान में अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है, वहाँ का निवास आपका देखो स्थल है रहा है ये, और वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रो, क्री तथा पानी के भी निवास स्थल रहे हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान देना। आगे हम पढ़ेंगे इसमें जलवायु के बारे में, जलवायु के बारे में हम समझेंगे। इसमें बताया गया है कि आपका जो महाद्वीप के मध्य स्थित में होने के कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ की जो तापमान है चरम है। ठीक है, यानी चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है यहाँ पर। ठीक है, यानी ये आपका क्या है, ये चरम तापमान का मतलब ठंडी तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, यानी मीडियम वाला भाग नहीं होगा यहाँ पर। या तो गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और ठंड होगी तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, चरम तापमान वाली महाद्वीप जलवायु होती है, यहाँ पर पाई जाती है।
ग्रीष्म ऋतु में तापमान आपका लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा में आपका विनिपेग में तापमान हिमांक से -20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। और शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है, यानी जो चीज़ यहाँ पर होगा सब अधिक होगा। ठीक है। और यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चीनुक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सी पवन यहाँ पर बहती है, तो चीनुक नामक एक पवन यहाँ पर स्थानीय पवन है, यहाँ पर बहती है। आप इस चीज़ को ध्यान देना, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे चीनुक के बारे में। क्या ये चीनुक एक गर्म हवा है, पवन है जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है और तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ़ पिघलने लगती है। इतना ज़्यादा तापमान बढ़ता है जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर बर्फ़ पिघलने लगता है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, यानी ये चीनुक क्या है, एक गर्म पवन है। इस चीज़ को आप ध्यान देना। आगे हम पढ़ेंगे इसमें वनस्पति जात एवं प्राणी जात। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो क्या बताया गया है, इसमें प्रेरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। ठीक है, जो प्रेरी है सामान्यतः क्या होते हैं, पेड़ विहीन होते हैं। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरपत यानी विलो, आप नाम को याद रखना, इसमें क्या है आपका विलो, ऑल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो प्रदेश हैं कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। और जहाँ मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहाँ पर क्या होगा, मुख्य रूप से फसल होगा, है ना। वहाँ अगर मिट्टी उपजाऊ होगा तो क्या होगा, वहाँ पर फसल उगाया जाएगा, खेती किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, इनकम का सोर्स भी बढ़ता है खाने के लिए, है ना, रोज़गार मिलता है। और यहाँ का जो फसल होगा कैसे होगा, यहाँ का फसल मक्का है, जबकि अन्य दूसरी जो उगने वाली फसल है जैसे यहाँ पर आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फ़ा है। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम होगा, अनिश्चित होती है, वहाँ पर क्या होगा, पैदा होने वाली घास छोटी एवं नुकीली होंगी। ठीक है, क्या होंगी, तेज़ तार होती हैं, नुकीली होती हैं। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। और विशाल मवेशी फार्म के लिए यहाँ पर रेंच एवं उसकी देखभाल करने वाले को काओ बाय कहते हैं। आप नाम याद रखना क्या है, यहाँ पर मवेशी फार्म को क्या बोला जाता है, रेंच, एवं उसकी देखभाल करने वाले को काओ बाय बोला जाता है। ठीक है, बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। क्या आपका बाइसन। ठीक है, और निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए हैं। अब उन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा शिकार हो गया है कि वो क्या होते गए, धीरे धीरे लुप्त होते चले गए हैं। और इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं जैसे खरगोश है, काइयोट है, गोफर है एवं प्रेयरी है, कुत्ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, ये सब पाए जाते हैं। आपका ध्यान देना ये कि कंबाइन क्या होता है। कंबाइन आपका एक प्रकार का देखो एक मशीन है जो बुआई, जुताई एवं थ्रेशर तीनों का कार्य कर सकता है। ये एक ऐसा मशीन है, क्या करता है, कंबाइन क्या होता है, कई चीज़ों को आप जोड़ देते हो, क्या होता है, इसको बोलते हैं कंबाइन बोलते हैं, है ना। तो वही एक मशीन जो उसमें आपका बुआई भी होगा, जुताई भी होगा एवं थ्रेशर मशीन जो होता है आपका, ये तीनों का काम करता है इसमें। ये आपका क्या है, कंबाइन संयंत्र है, एक क्या है आपका मशीन है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना, अगर पूछ लिया जाएगा कंबाइन क्या है तो। आगे हम देखेंगे लोग क्या है ये, इसमें आपका है, हम पढ़ेंगे इसमें जो लोग क्या काम करते हैं, यहाँ के जो लोग हैं किस टाइप से रहते हैं, इनके बारे में हम, इनका जो जीवन यापन है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें बताया गया है कि इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं, यानी मेहनती होते हैं, और अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का काफ़ी ज़्यादा सफलतापूर्वक विकास किया हुआ है। और विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश जैसे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में या इन प्रदेश को भी क्या किया जाता है, स्थित है, ऐसे माना जाता है। ठीक है ना, क्या है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में कृषि के वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गए हैं। ठीक है,
और गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण वहाँ पर प्रेरी को विश्व का धान्य गार भी कहते हैं। क्या के कारण यहाँ पर आपका ध्यान देना, तो गेहूं के अधिक यानी बहुत ज़्यादा उत्पादन के कारण इसको क्या कहा जाता है, विश्व का धान्य गार भी कहते हैं। दुग्ध उत्पादन का एक बहुत ज़्यादा प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तक फैला हुआ है। ठीक है, डेयरी क्षेत्र आपका कहाँ है, तो ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तक फैला हुआ है। और दुग्ध उत्पादन व्यापार स्तर में कृषि दोनों के लिए क्या है, ये खाद्य प्रक्रमण उद्योग का बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। बाकी कुछ कुछ जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं आपको याद रखने वाली, उस चीज़ को ध्यान देना, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसे नहीं है कि जो चीज़ें पढ़ रहे हैं सभी पूछा जाएगा, है ना। इसको क्या करना है, आपको समझना है। आगे ध्यान देना, इसमें कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थ के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, यानी विश्व का क्या है, आपका सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है ये। आगे देखेंगे, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो प्रेरी में प्रमुख नगर शिकागो, मिनियापोलिस, ठीक है, इंडियानापोलिस और कनसास एवं डेनवर है। ठीक है, और कनाडा के प्रेरी के प्रमुख नगर आपका एडमोंटन, सैस्काटून, कैलगरी एवं विनिपेग है। इस चीज़ को आप ध्यान देना, क्या पता एग्ज़ाम में पूछ ले तो। आगे देखेंगे इसमें वेल्ट के बारे में। ठीक है, इसको हम समझने से पहले यहाँ पर देखते हैं कि क्या बताया गया यहाँ पर। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह वेल्ड नाम डच आदिवासियों द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, तो वेल्ड नाम डच आदिवासियों द्वारा दिया गया था। इसको आप ध्यान देना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है ये। ठीक है, इसमें बताया गया आपका दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। जो दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्ण घास स्थल है उसे वेल्ड के नाम से जाना जाता है। वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं ये। ठीक है, क्या है आपका, उर्मिल पठार है। उर्मिल पठार कैसे होता है, इस टाइप से। ठीक है, ये उर्मिल पठार है, यानी आपका ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से पाया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका भिन्न भिन्न जो ऊंचाई होंगी वहाँ पर अलग अलग उसी हिसाब से यहाँ पर पाया जाता है। आगे आपका ये है ड्रैकेसबर्ग पर्वतों से घिरा है ये। ठीक है, इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है और इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है, जिसकी ऊंचाई आपका कुछ स्थानों में 1600 मीटर से भी अधिक है। और अफ्रीका का इसमें आप मानचित्र देखेंगे इसमें तो समझ में भी आएगा। और इसमें बताया गया आपका वेल्ड से घिरे देशों के नाम हैं आपका ऑरेंज है, लिम्पोपो नदी की सहायक नदियाँ इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। कौन कौन सी, तो आपका ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी की जो सहायक नदी हैं इसको क्या करती हैं, सिंचित करती हैं। ठीक है, मैप में आगे देखते हैं कि नीचे की तरफ ये है कि दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र, यहाँ पर वेल्ट घास स्थल पाया जाता है। यह आपका ड्रैकेसबर्ग पर्वत से घिरा है, इसको ध्यान देना। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है, उत्तर में आपका वुच वेल्ट है और ऑरेंज और लिम्पोपो की ये सहायक नदियाँ हैं। इस चीज़ को आप ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये यहाँ से गुजरती हैं तो इसका मतलब क्या है, ये इसे सिंचित करते हुए जाती हैं। ठीक है, और इसमें ध्यान देना, एक ध्यान देने वाली बात है कि जो वेल्ट है, फर्स्ट आपका वेल्ट से गुजरने वाली नदी का नाम, इसको ध्यान देना। सेकंड आपका कौन सी नदियाँ सिंचित करती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या आपका वेल्ट से गुजरने वाली नदी, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आप प्रीवियस ईयर के बनाए होंगे तो आपको पता भी होगा। वेल्ट से गुजरने वाली नदी का नाम, एक ये क्वेश्चन। सेकंड आपका कौन सी नदियाँ क्या करती हैं, सिंचित करती हैं, तो नाम क्या आएगा आपका, लिम्पोपो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना, ऑरेंज और लिम्पोपो। ठीक है, आगे क्या आपका जलवायु, जलवायु के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें आपका बताया गया है, देखो कि बेल्ट दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और जब बेल्ट में ग्रीष्म ऋतुएं होती हैं तो
उस समय प्रेयरी में कौन सी ऋतु होंगी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया है, इसको आप बनाएंगे। ठीक है, जलवायु में आप पढ़ेंगे इसमें हम कि हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वहाँ के जो वर्ल्ड की जलवायु है क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा नम होती है। ठीक है, यानी किस कारण, वर्ल्ड की जलवायु हिंद महासागर के प्रभाव के कारण। और जो शीत ऋतु है ठंडी एवं शुष्क होती है और इस दौरान तापमान यहाँ पर क्या होता है 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य ही रहता है। ठीक है, और एवं जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है और ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होता है। और जो ग्रीष्म ऋतु में आपका क्या आएगा, जोहान्सबर्ग का तापमान आपका कितना है तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस इसमें दर्ज किया गया है। और वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर में फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होता है और यह वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रभावित होने का कारण होता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो यह क्षेत्र क्या होगा, आपका सूखाग्रस्त हो सकता है। यहाँ का जो वनस्पति जात हैं एवं प्राणी जात हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो ये क्या आपका देखो, यह वनस्पति विरल है, अधिकतर स्थल घास के ढके रहते हैं ये, और यहाँ पर लाल घास वेल्ड की झाड़ियाँ में पैदा होती हैं। बबूल एवं मारोला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते देखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं। और वेल्ड के प्रमुख जानवर यहाँ पर शेर है, तेंदुआ, चीता एवं कुडू है। इस चीज़ को आप ध्यान देना कि आपका शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुडू है। ये क्या आपका तेंदुआ आपका चित्र में दिया गया है। ये यहाँ के जो निवासी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो निवासी हैं रहते हैं। इसमें बताया गया आपका वेल्ड जो है पशुपालन एवं खनन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। वेल्ड की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और यहाँ उपजाऊ भूमि है और वहाँ पर जाहिर सी बात है उपजाऊ भूमि है तो क्या होगा, फसल उगाया जाएगा। और फसल आपका क्या है, मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू की यहाँ पर मुख्य फसलें हैं। ठीक है, यहाँ का जो फसल है उसका नाम आप याद रखेंगे, मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। और आगे बताया गया आपका व्यवसाय के लिए भेड़ पालन यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः क्या होता है, उनके लिए पाला जाता है क्योंकि उसका इस्तेमाल किया जाता है उनका, जिससे बनाया जाता है ड्रेस। और इससे वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, भेड़ को पाला जाता है उनके लिए और इस कारण क्या है वहाँ पर ऊनी उनका उद्योग स्थित है। कहाँ पर, वेल्ड में। मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। फर्स्ट क्या है आपका, इसको ध्यान देना, ऊनी उद्योग है। सेकंड आपका क्या है, मेरिनो भेड़ का एक लोकप्रिय प्रजाति है जो क्या है, दुग्ध उत्पादन का यहाँ माना जाता है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन क्या है, दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, चीज़ जैसे दुग्ध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए भी किया जाता है। जाहिर सी बात है, आप दूध है, दूध को क्या कर सकते हो, आप घी बना सकते हो, है ना। उसका पदार्थों का आप उपयोग करके उसको आप सेल भी कर सकते हो, बेच सकते हो, व्यापार कर सकते हो। ठीक है, वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है और जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित किया गया है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा ही मात्रा में आपका कोयला हो, लोहा हो, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका इस उद्योग हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, उद्योग विकसित करेंगे। सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। वहाँ के लोग जो हैं सोना और हीरे का भी व्यवसाय करते हैं। फर्स्ट आपका ध्यान देना, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया भी आपको, भेड़ पालन उनका व्यवसाय। सेकंड दुग्ध का। थर्ड यहाँ का जो स्थान है वहाँ पर उद्योग है कोयला एवं लोहा। ठीक है, और इसके बाद इनका है सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश में आपका लोगों का मुख्य व्यवसाय है। ठीक है, जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखना, जो जोहान्सबर्ग है इसको क्या कहा जाता है तो विश्व की, देखो है ना, विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। किम्बरले हीरे की खान के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुए हैं।
ओके। और धीरे धीरे यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन का उपनिवेश भी बनते चला गया है। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था भी है। ठीक है। इसमें आपका यहाँ देखो ये किम्बरले है, किम्बरले में हीरे का खान है। ठीक, ये रहा आपका, देख सकते हो चित्र में। आगे आपका क्वेश्चंस है, आप जिसको बनाएंगे। ठीक है। छोटा सा चैप्टर था, प्रेरी जो घास मैदान उनके बारे में है, जो यहाँ की जो जलवायु किस टाइप की है। ठीक है। यहाँ पर किस टाइप के लोग हैं वहाँ पर रहते हैं, वहाँ की जो जीव जंतु हैं, इनका जो व्यवसाय है। ठीक है, यानी वेल्ड के बारे में हमने पढ़ा है अच्छे से, प्रेरी घास मैदान के बारे में पढ़ा है, वहाँ की जो जलवायु किस टाइप की होगी। ठीक है, वहाँ जो जलवायु किस टाइप की होगी तो वहाँ के लोग किस टाइप से रहेंगे, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है। वहाँ के फसल, वहाँ के जानवर, वहाँ पे जो हवा है, कौन सी पवन है वहाँ पे चलती है, गर्म है कौन सी ठंड है। ठीक है, इस सब चीज़ को हमने डिस्कस किया हुआ है। और आपको जो भी लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है, आप इसको पूछ सकते हो। ठीक है। और इसमें आपका ध्यान देना कि कितने मीटर की ऊंचाई तक की घास है पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर घास के साथ कुछ वृक्ष भी, पौधे भी पाए जाते हैं, और कहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ क्या होते हैं, घास पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान देना, छोटी छोटी फैक्ट वाली चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।